हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट आईएएस। मैं योगेश कुमार सिंह आशा करता हूँ नेक्स्ट आईएएस अनुभव 2026 फर्स्ट के साथ आप लोगों का अनुभव काफ़ी शानदार रहा होगा और आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को देखते हुए आपको अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने में सहयोगी भी रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट आईएएस अनुभव फर्स्ट 2026 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विविध भाग पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। भारत ने हाल ही में बहुधात्विक सल्फाइड्स के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ठीक है, से एक अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस प्राप्त की है। यह अनुज्ञप्ति किस विशिष्ट क्षेत्र के लिए है? देखिए, पहले हम बात करते हैं कि बहुधात्विक सल्फाइड्स होते क्या हैं। देखिए, ये इस तरह के समुद्र नितल में पाए जाने वाले इस तरह के जो निक्षेप होते हैं जो विभिन्न खनिजों से समृद्ध होते हैं। अगर हम बात करें खनिजों की तो इसमें कोबाल्ट, निकिल, मैंगनीज, प्लेटिनम, सोना, चांदी आदि इस तरह के खनिज मिलते हैं। देखिए, हम समझ सकते हैं कि ये इस तरह के खनिज हैं जिनकी विभिन्न जो नवीन तकनीकियां हैं, विभिन्न नवीन प्रौद्योगिकी है, उनमें काफी उपयोगी ये रहा है। और हाल ही में सप्लाई चेन का एक बड़ा इशू इस तरह के जो विभिन्न धातुओं को प्राप्त करने में आया था, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाती हैं और ये समुद्र नितल पर पाई जाती है। इनका खनन करना थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन अगर किसी देश के पास ये प्रौद्योगिकी है तो वाकई उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है, ठीक है। के अन्वेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल, थोड़ा सा पहले आईएसए के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी अनक्लोज यानी यूएन क्लोज भी इसको बोलते हैं, इसके तहत इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी आईएसए के गठन 1994 यानी 1994 में हुआ था। देखिए, आईएसए अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो यह आपका किंगस्टन जमैका में स्थित है। इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य कार्य है कि भाई जो हाई सीज है, हाई सीज से तात्पर्य ऐसे समुद्री क्षेत्रों से है जो किसी देश के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। जो हाई सीज है वहां पर जो खनन, अन्वेषण और शोध की जो प्रक्रियाएं हैं उनका विनियमन करना इसका एक मुख्य उद्देश्य है। साथ ही समुद्री पर्यावरण का संरक्षण करना और समुद्री शोध को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। अगर किसी देश को हाई सीज में यानी उस समुद्र नितल से कुछ खनन करना है तो इससे पहले आईएसए की अनुमति प्राप्त करनी होगी। भारत ने हाल ही में कार्लसबर्ग कटक के पास, कार्लसबर्ग कटक आपकी उत्तरी पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है और ये मेनली जो आपकी जो अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन और एशियन और भारतीय जो प्लेट है उसकी अपसारी सीमा पर, उसकी जो अपसारी सीमा है उसका जो उत्तरी भाग है वह आपका कार्लसबर्ग कटक है। मेनली कार्लसबर्ग फाउंडेशन है जो विभिन्न शोधों को फंडिंग प्रदान करते हैं, उसके नाम पर इसका नाम कार्लसबर्ग कटक रखा गया है, ठीक है। देखिए, इसकी लोकेशन हम देखें तो देखिए हमारा भारत है और कार्लसबर्ग कटक की लोकेशन यहाँ पर हिंद महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। ये प्लेटों के बीच जो अपसारी सीमा बनती है उसके एक उत्तरी भाग पर स्थित है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी होगा, कार्लसबर्ग कटक। यहाँ पर लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में समुद्र नितल पर खनन के लिए भारत को अधिकार प्राप्त हुए हैं। देखिए, एक फैक्ट यहाँ भी है कि भारत का समुद्रयान मिशन समुद्रयान, इसका उद्देश्य है कि भारत को ऐसी क्षमताओं से लैस करना कि भारत गहरे समुद्र में भी खनन कर सके, ठीक है। देखिए, यहाँ पर है एक अफानाशी निकितिन समुद्री टीला सी माउंट। देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसकी लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ पर केंद्रीय हिंद महासागर में स्थित है एक सी माउंट। सी माउंट से तात्पर्य, समुद्री टीले से तात्पर्य है इस प्रकार के जो अंडर वाटर माउंटेन्स है जो विभिन्न खनिजों से समृद्ध है। यहाँ पर जो आपका निकितिन जो सी माउंट है, विभिन्न खनिज इसमें। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, निकितिन एक विदेशी मतलब रशियन यात्री था जो मध्य काल में, भारत के इतिहास में अगर मध्य काल की बात करें तो यह भारत में आया था। निकितिन आप लोगों से विजयनगर के मामले में जब पढ़ते तो उसी के नाम पर ये निकितिन सी माउंट का नाम रखा गया है,
ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। इसके लिए भारत ने अभी भी आईएसए में लाइसेंस के लिए भारत ने अपनी जो अनुमति डाली हुई है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भारत को पहली बार आईएसए से कोई लाइसेंस प्राप्त हो। इससे पहले 2002 में भी भारत को जो केंद्रीय हिंद महासागर है उसके क्षेत्र में बहुधात्विक जो सल्फाइड के लिए और पॉलीमेटिक नोड्यूल्स के लिए भी भारत को अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी कार्लसबर्ग कटक हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कथन एक, भारत सरकार ने हाल ही में भारत की तटरेखा की दर्ज की गई लंबाई में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है। कथन एक हमारा सही है। देखिए, अगर हम बात करें तो भारत की, हम जानते हैं अभी तक भारत की लंबाई, जो तटरेखा की लंबाई है लगभग, ठीक है, ये लगभग 7,500 किलोमीटर के करीब थी। ठीक है, लेकिन हाल ही में जो एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो घोषणा की कि भारत की वर्तमान तटरेखा की लंबाई 11,098.8 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, और अब ये देखिए कि लगभग ये 48% की वृद्धि भारत की तटरेखा में देखने को मिली। तो इससे क्या मतलब है? क्या भारत ने कोई नया क्षेत्र भारत के अधीन आया है, या भारत की तटरेखा में की लंबाई में वृद्धि हो गई? देखिए, यह मुख्य कारण है कि जो इस समय, देखिए, हम अगर पहले सर्वे की बात करें जो तटरेखा की लंबाई के लिए हमने किया गया था, 1960 के दशक में किया गया था। देखिए, हम जानते हैं उस समय तकनीकी उतनी ज्यादा उन्नत नहीं थी जितनी आज हमारे पास है। ठीक है, हाल ही में जब हमने अपना जो सर्वे किया है जिसमें नई तटरेखा की लंबाई है, इनमें हमने विभिन्न जो नवीन तकनीक जैसे ड्रोन मैपिंग, जीआईएस वगैरह का उपयोग किया है, उपग्रह और उन्नत उपग्रहों को सर्विलांस का उपयोग किया, तो इस वजह से हमें सटीक तटरेखा की लंबाई प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट आप और ध्यान रखिएगा कि तटरेखा विरोधाभास, ठीक है, यानी कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। देखिए, ये इस तरह का एक विरोधाभास है जिसमें जब हम तटरेखा की लंबाई, ये त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ विरोधाभास, जिसमें अगर हम तटरेखा की लंबाई मापते हैं तो विभिन्न कोणों की वजह से उनमें हमें दुविधा आती है, तो इसी को तटरेखा विरोधाभास कहा जाता है। ठीक है, कथन दो की ओर चलते हैं। बांग्लादेश के साथ भूमि समझौते 2015 के अंतर्गत एनक्लेवो के आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप भारत के तटीय राज्य क्षेत्र में निवल वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए, कथन दो हमारा सही नहीं है। देखिए, अगर हम इस समझौते की बात करें तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक जो सीमा समझौता था, इसके अंतर्गत क्या गया था कि जो भारत और बांग्लादेश में कुछ एनक्लेव का आदान प्रदान हुआ था। एनक्लेव, जिन्हें बंगाली भाषा में छीट महल भी किया जाता है, कि इस तरह के जो क्षेत्र थे कि जो भारत के जो कुछ एनक्लेव वो बांग्लादेश की सीमा के अंतर्गत थे, और जो बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव हैं वो भारत की सीमा के अंतर्गत थे। तो इन एनक्लेव का सिर्फ आदान प्रदान इस समझौते के तहत किया गया था। आप लोगों को पता भी होगा, इस समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए ही भारत के संविधान में 100वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, लेकिन इस समझौते के तहत भारत की तटीय जो रेखा में या तटीय राज्य क्षेत्र में निवल वृद्धि नहीं हुई थी। इसके लिए अलग से भारत के जो भारत और बांग्लादेश के बीच में समुद्री सीमा को लेकर एक अलग समझौता हुआ था। ठीक है, तो कथन दो हमारा सही नहीं है। कथन तीन क्यों चलते हैं। तटरेखा की संशोधित लंबाई उच्च रिजोल्यूशन मानचित्रण तकनीकों के उपयोग का परिणाम है जो तट के सूक्ष्म भौगोलिक लक्षणों को अधिक सटीक रूप से दर्ज करने में सक्षम है। कथन तीन हमारा सही है। ठीक है, अब देखते हैं इस तरह कथन सी, ओ सॉरी, विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। कथन दो और कथन तीन में से केवल एक सही है। हमें पता है कि कथन तीन सही है और वह कथन एक की व्याख्या करता है। कथन तीन सही है और कथन एक की सही और सटीक व्याख्या करता है। देखिए, ये हमारे जो विभिन्न जो राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं उनकी जो कोस्ट लाइन यानी तटरेखा की लंबाई है, ये नवीनतम है, जो कि हमारी कुल 11,098.81 किलोमीटर है। इसमें अगर हम बात करें तो सर्वाधिक अंडमान एंड निकोबार जो हमारे जो द्वीप समूह है उनकी तटरेखा है। भारत में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था
प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दो तरह की चीज होती है, एक तो आईएलपी और एक होती है प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम। देखिए, भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सरकार जो किसी नागरिक या गैर नागरिक जो विदेशी हैं उनके जाने को जो कुछ उन पर प्रतिबंध लगा सकती है, या कुछ जो वहां पर विशेष जो अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था लागू कर सकते हैं। इसी के लिए आईएलपी और पीएआर प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व व्यवस्था लागू की गई है। अगर आईएलपी की बात करें तो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इस तरह की व्यवस्था लागू की। तो जो मुख्यतः उस समय के जो ईस्टर्न फ्रंटियर के जो क्षेत्र थे वहां पर जो कुछ जो जो अन्य जो बाहरी व्यक्ति अगर जाते हैं तो उनके लिए कुछ अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। ठीक है, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद भी यह जारी रहा। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है, इन वर्तमान 4 राज्यों में ही आईएलपी की व्यवस्था लागू हुई। 2014 में जो लद्दाख में जो क्षेत्र था उसे इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आईएलपी की जो व्यवस्था है ये हमारे सिर्फ नागरिकों के लिए है, जो भारत के नागरिक हैं, और उनमें भी सिर्फ ऐसे जो उस राज्य से बाहर के नागरिक हैं। अगर उस राज्य से बाहर के नागरिक किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें आईएलपी यानी इनर लाइन परमिट प्राप्त करना होगा। ठीक है, और अगर ये बात आती है गैर नागरिकों के मामले में, ठीक है, आईएलपी के साथ साथ में कुछ अन्य क्षेत्रों को भी प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में घोषित किया जाता है और किया गया है। अगर ऐसे किसी क्षेत्र में कोई गैर नागरिक जाना चाहता है तो उसे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट यानी संरक्षित क्षेत्र जो परमिट है वो प्राप्त करना पड़ेगा। यह आईएलपी वाले जो राज्य हैं उनके साथ साथ में कुछ अन्य राज्य भी हैं, जिसमें आपके राजस्थान का एक भाग आता है, आपका हिमाचल प्रदेश का भी एक भाग आता है और सिक्किम का भाग आदि, ये राज्य भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रोटेक्टेड एरिया जो रेजिम व्यवस्था है ये आपके फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 के तहत इस व्यवस्था को लागू किया जाता है। इसके अलावा कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी हैं जहां पर अगर कोई विदेशी नागरिक जाना चाहता है तो उन्हें विशेष अनुमति प्राप्त करनी होती है। ये आपके कुछ एरिया आपका अंडमान निकोबार का और कुछ एरिया आपका सिक्किम का इस क्षेत्र इस व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की आवाजाही को प्रतिबंधित करती है। जैसे कि हमने बात किया कि इनर लाइन परमिट के द्वारा किया जाता है, ना कि संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था के। संरक्षित क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की बजाय विदेशी नागरिकों के लिए है, तो इस तरह कथन 1 हमारा सही नहीं है। कथन 2 की ओर चलते हैं। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था केवल भारत के कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू है। देखिए, हमें पता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ कुछ अन्य राज्यों में भी लागू है, जिसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि शामिल है। तो कथन 2 भी हमारा सही नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ना तो 1 ना ही 2, इस तरह डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। देखिए, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के बारे में अगर बात करें तो इसको बजट 2025-26 में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, और हाल ही में इस योजना को लागू किया गया। देखिए, हम जानते हैं कि नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू किया गया था, जो भारत के जो अधिकतम पिछड़े जो जिले हैं उनको इसमें लक्षित किया गया था और इसके सही परिणाम आए हैं। जो हमारी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है वो नीति आयोग द्वारा लागू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पर ही आधारित है। ठीक है, इसमें जो कार्यक्रम रखा गया है कि लगभग 6 वर्ष तक प्रति वर्ष 24,000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। ठीक है, कथन की ओर चलते हैं। यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका उद्देश्य निम्न उपज वाले 100 चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है। हमारा यह कथन
सही है। जो 100 चयनित जिले ऐसे 100 जिले ऐसे होंगे जो कृषि के मामले में विकसित, मतलब किसी के मामले में कम विकसित हैं, तो उन्हें लक्षित किया जाएगा। और कृषि और साथ साथ में जो कृषि की अन्य गतिविधियां हैं, अन्य सहायक गतिविधियां, उनको इन जिलों में बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे मतलब कि फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई को बढ़ावा देना, भंडारण क्षमता को बढ़ावा देना, कृषि के ऋण उपलब्धता को बढ़ावा देना, ऋण उपलब्धता बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है। तो कथन 1 हमारा सही है। कथन 2, यह योजना 11 विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत 36 नई योजनाओं की शुरुआत के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। देखिए ये हमारा कथन सही नहीं है। देखिए इसके तहत जो 11 विभाग और मंत्रालय की जो 36 योजनाएं जो अभी तक चली आ रही है, उनको समाहित किया गया है। इसके अंतर्गत कोई नई योजना लागू नहीं की गई है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि पहले से योजना जो चल रही है, चाहे वो आपकी पीएम किसान हो, ठीक है, प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस तरह की जो योजनाएं हैं उन्हें समाहित किया जाएगा, इसमें नई योजना नहीं लाई जाएंगी। कथन 3, फसलों की कृषि के अतिरिक्त पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी सहायक गतिविधियां भी इस योजना के अंतर्गत शामिल है। जैसे हमने कहा कि कृषि के साथ साथ में जो सहायक गतिविधियां हैं उनको भी बढ़ावा देने का प्रयास इस योजना के तहत किया जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? बी केवल 2, यानी कथन 1 और 3 हमारा सही है। तो इस तरह हमारा विकल्प बी सही होगा। हाल ही में तिमोर लेस्टे आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान क्या 11वां सदस्य बना? आसियान की सदस्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम आसियान की बात करें, ठीक है, यह जो हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देश हैं, उनका एक समूह है, एक संगठन है, जिसका उद्देश्य है कि आर्थिक सहयोग और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। अभी तक इसके 10 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में तिमोर लेस्टे से इसका एक नया नवीनतम सदस्य बना। इस तरह इसमें अब कुल 11 सदस्य हो गए। अगर हम आसियान की बात करें तो इसका गठन 1967 में बैंकॉक घोषणा के तहत किया गया था, और बैंकॉक में ही यह किया गया था। इसके प्रारंभ में 5 संस्थापक सदस्य थे, जिनमें अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके प्रारंभिक सदस्य थे। उसके उपरांत 5 अन्य सदस्य इसमें जुड़े। अगर हम बात करें तो 1999 में कंबोडिया इसमें सम्मिलित हो, तो इस तरह कुल 10 सदस्य इसमें हो गए। ठीक है, लेकिन अभी इसके 47 से शिखर सम्मेलन, देखिए सामान्यतः आसियान के वर्ष में 2 शिखर सम्मेलन होते हैं, और ये दोनों ही शिखर सम्मेलन 2025 में मलेशिया में हुए। तो इसका जो दूसरा शिखर सम्मेलन यानी 47वां शिखर सम्मेलन था, इसमें तिमोर लेस्टे को 11वें सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, कथन 1 की ओर चलते, प्रवेश प्रक्रिया के लिए सभी वर्तमान सदस्यों की सहमति आवश्यक है। देखिए अगर किसी देश को आसियान में शामिल होना है तो कुछ नियम आसियान के द्वारा लागू किए गए हैं। जैसे क्या कि भौगोलिक रूप से ऐसा देश दक्षिण पूर्व एशिया में होना चाहिए, ठीक है, और वह आसियान के चार्टर को मानता हो। साथ ही जो सभी सदस्य देश हैं उनकी सहमति प्राप्त हो गई हो, और वह देश आसियान का सदस्य बनने का इच्छुक भी हो और सक्षम भी हो। यह एक सामान्य इनके नियम है। ठीक है, तो कथन 1 हमारा सही होगा कि भाई सभी वर्तमान सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। कथन 2 की ओर चलते हैं, तिमोर लेस्टे दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। देखिए तिमोर लेस्टे के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका दक्षिण पूर्व एशिया के एक भाग का मैप है, और ये आपका जो आइलैंड है इसी को तिमोर आइलैंड बोला जाता है। हम बात करें तो लगभग 15वीं सदी में यहां पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया, तो लगभग 1975 तक पुर्तगालियों का कब्जा यहां पर रहा। जब पुर्तगाली यहां से गए तो इंडोनेशिया की लोकेशन हम समझ सकते हैं। देखिए सुमात्रा और जावा द्वीप है। ठीक है, तो इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है,
इंडोनेशिया से इस देश को 2002 में आजादी मिली, ठीक है, और 2002 के ही एक नया स्वतंत्र देश ये बनकर आया। लेकिन तिमोर द्वीप की अगर बात करें तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो आज भी इंडोनेशिया पर है, और यह पूर्वी पूर्वी हिस्सा यही पूर्वी ईस्ट तिमोर बोला जाता है, जिसे तिमोर लेस्टे भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यूएन की सदस्य की, तो 2002 में ही इसको संयुक्त राष्ट्र की सदस्य मिल गई थी, और लगभग स्वतंत्रता के उपरांत भारत ने भी इस देश को मान्यता दे दी थी। तिमोर लेस्टे दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, तो कथन अपने आप गलत हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें दक्षिण पूर्व एशिया कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, तो ये ताइवान के मामले में यह बात सही है, ठीक है। जैसे ताइवान है, फिलिस्तीन वगैरह, जैसे फिलिस्तीन को तो भारत ने मान्यता दी हुई है, ठीक है। ताइवान, फिलिस्तीन, वेटिकन सिटी आदि ये आपके संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल एक। भारत के आधिकारिक रूप से घोषित राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना और कितने सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित युग्मों से कितने सही सुमेलित है? देखिए, भारत के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक हैं। जैसे कि हम सबसे फेमस पर अगर बात करें तो भारत का जैसे राष्ट्रीय जो झंडा है वो तिरंगा है। हम जानते हैं वो अगस्त 1947 को भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप, राष्ट्रीय झंडे के रूप में से मान्यता मिली। इसके अलावा भारत के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, हम राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु की बात करें, राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान की बात करें, ठीक है, ये विभिन्न हैं। जैसे राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, ठीक है। देखिए, जो भारतीय हाथी है वह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, और ये 2010 में किया गया था, ठीक है। जो एशियाटिक एलिफेंट है उसकी एक सब स्पीसीज है जिसे भारतीय हाथी कहते हैं, ठीक है, जो भारत में मिलता है। इसके अलावा एशियाटिक एलिफेंट की जो अन्य सब स्पीसीज है उसमें एक श्रीलंकन एलिफेंट है और एक आपका सुमात्रन एलिफेंट है। जो भारतीय हाथी है वह भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। तो आपका पहला युग्म सही है। दूसरे युग्म पे चलते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ठीक है। बरगद देखिए भारत की संस्कृति और सभ्यता में एक रचा बसा एक वृक्ष है जिसकी जड़ें काफी गहरी होती है। माना जाता है कि इसकी जड़ें प्रतीक हैं हमारे जुड़ाव का, और इसका जो वितान होता है, ठीक है, वो काफी फैला हुआ होता है। तो विभिन्न जो स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, उन्हें घर और आवास भी प्रदान करता है। तो माना जाता है कि बरगद न सिर्फ भारतीय संस्कृति बल्कि वर्तमान भारत जो कहते हैं कि भाई विविधता में एकता, इसका प्रतीक है। तो इसीलिए भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह बरगद है। ये 1950 में घोषित किया गया था, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय नदी। देखिए गंगा, इसको 2008 में गंगा नदी, देखिए देवी के रूप में इनको पूजा जाता है, और भारत की सभ्यता को पालने में इस पूरे नदी तंत्र और मुख्यतः गंगा नदी का एक बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय नदी गंगा, यह युग भी हमारा सही है। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय नर मोर, ठीक है, यह भी सही है। 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कैलेंडर, 1957, देखिए एक बार ये क्वेश्चन आया भी है। 1957 में शक संवत को भारत का आधिकारिक कैलेंडर माना गया था। अगर आज भी कोई गजट में कोई घोषणा वगैरह या सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी होता तो उसमें शक संवत का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। डी, सभी चार हमारा सही आंसर होगा। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हाल ही में प्रारंभ किए गए उड़ान 5.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, यह क्या है कि एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है जिसमें हवाई मार्ग के जरिए जो विभिन्न जो एयरपोर्ट हैं जो या तो मतलब सेवा में नहीं है या कम सेवा में है, ठीक है, उनको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। जो हमारी नागरिक उड्डयन नीति है,
2016 उसके तहत ही इस योजना को लागू किया जा रहा है। ठीक है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ही इस योजना को लागू करता है। इसका पहला चरण 2017 में लागू किया गया। इसके उपरांत 2018 में इसके 2 चरण आए और इसका चौथा चरण 2019 में, दिसंबर 2019 में लागू किया गया। 2023 में उड़ान 5.0 लागू किया गया, जिसमें कुछ परिवर्तन अन्य किए गए। कथन की ओर चलते हैं। उड़ान योजना के तहत मार्गों पर लागू दूरी सीमा को समाप्त कर दिया गया है। देखिए, पहले 600 किलोमीटर की दूरी सीमा थी, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है। कथन एक हमारा सही है। 2 की ओर चलते हैं। व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग, वीजीएफ। देखिए, कई बार होता है जब हम ट्रिपल पी की बात करते हैं तो कुछ जगह पर इस तरह होता है कि जहां आवश्यकता है निवेश की, इंफ्रा के मामले में अधिकतर होता है, चाहे आपको सड़क बनाना हो, रेलवे ट्रैक बनाना हो, एयरपोर्ट हो आपका, या कोई बंदरगाह वगैरह बनाना हो। अगर कहीं पर ऐसा हम इंफ्रा बना रहे हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लेकिन रिटर्न कम है, तो सरकार क्या करती है कि निजी कंपनियों को वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करती है, यानी कुछ अतिरिक्त फंड सरकार अपनी ओर से प्रदान करती है कि चलो आपका घाटा हो रहा है तो आपको वीजीएफ के तहत ये फंडिंग प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है। व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण फंडिंग का प्रावधान हटाया दिया गया, यह कथन हमारा सही नहीं है। जो वीजीएफ अभी भी बना हुआ है, ये 500 किलोमीटर से लेकर अब इसका विस्तार 600 किलोमीटर तक कर दिया गया है। कथन 3, इस योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। कथन 3 हमारा सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सी, 1 और 3 हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकोंग गंगा सहयोग का सदस्य नहीं है? देखिए, मेकोंग हमारे साउथ ईस्ट एशिया की एक प्रमुख नदी है और गंगा हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। दोनों ही नदियां माना जाता है कि सभ्यताओं के पालनहार रही हैं, सभ्यताओं को पाला है इन्होंने। ठीक है, और इसी को देखते हुए एक गंगा मेकोंग सहयोग है जिसकी शुरुआत 2000 में लाओस की जो कैपिटल है वियंतिने, यहां पर वियंतिने घोषणा के तहत की गई। प्रारंभ में इसको भारत स्वर्ण भूमि प्रोग्राम भी बोला जाता था। इसमें भारत के साथ साउथ ईस्ट एशिया के 5 अन्य देश शामिल हैं, जिनमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम सम्मिलित हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि संपर्क और परिवहन के जरिए सांस्कृतिक, शैक्षिक और पर्यटन आदि सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, भारत का जो इसके जरिए संपर्क इन 5 जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनके द्वारा किया जाएगा। मैं जैसे कि मैंने कहा कि 2000 में इसकी वियंतिने घोषणा के साथ वियंतिने लाओ पीडीआर की जो कैपिटल है वहां पर इसका शुभारंभ किया गया था। प्रारंभ में इसको भारत स्वर्ण भूमि प्रोग्राम भी बोला जाता था। वर्तमान में इसको गंगा मेकोंग या मेकोंग गंगा सहयोग कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकोंग गंगा सहयोग का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश इस सहयोग का सदस्य नहीं है। ठीक है, देखिए मुख्य हमारा जो यह भी है कि जो हमारी लुक ईस्ट जो पॉलिसी है, जिसे वर्तमान में हमने बढ़ाकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया है, उसको भी, उसके तहत भी यह एक जो सहयोग है काफी प्रभावशाली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहां पर देखेंगे तो ये गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, और ये हमारा मेकोंग नदी तंत्र है जो वियतनाम से होकर नीचे आपके साउथ चाइना सी में जाती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार में रहा स्थल और देश, बगराम एयरबेस। ठीक है, अफगानिस्तान हमारा सही
युग्म है। अगर हम बगराम की बात करें तो यह एक एयरबेस है जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में स्थित है। लगभग काबुल से 60 किलोमीटर करीब यह एयरबेस, 60 किलोमीटर दूर यह एयरबेस स्थित है। अगर हम बात करें तो 1950 के दशक में इसका निर्माण यूएसएसआर द्वारा किया गया था। यूएसएसआर के अफगानिस्तान से हटने के बाद यह लगभग तालिबान के कब्जे में रहा, और 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो उसके बाद अमेरिका ने इसे दोबारा से इसको डेवलप किया। एक माना जाता है कि सबसे इस क्षेत्र में सबसे सुरक्षित एयरबेस में है, और ये काफी विस्तृत भी है। माना जाता है कि इसमें लगभग 10,000 से अधिक सैनिकों के रहने की व्यवस्था की जा सकती है। देखिए अभी चर्चा में क्यों रहा, हाल ही में जो यूएस के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने घोषणा की कि तालिबान इस एयरबेस को अमेरिका को वापस लौटा दे। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि तालिबान ने भी उसमें रिएक्ट किया। ट्रंप का मानना है कि इससे जो चीन का परमाणु कार्यक्रम है उस पर नजर रखने में उन्हें सहायता प्राप्त होगी। माना जाता है कि लगभग अगर बात करें तो बगराम एयरबेस से चीन का जो परमाणु प्रोग्राम है लोपनूर, एक प्रयोगशाला है। माना जाता है, ट्रंप का मानना है कि यहाँ पर जो चीन के जो परमाणु कार्यक्रम है वे कार्यक्रम जारी है, और उन पर निगरानी के लिए बगराम एयरबेस यूएस के नियंत्रण में आना काफी आवश्यक है। इसके अलावा ईरान के भी एयरबेस पास पड़ता है अगर यूएस इस पर अपना अधिकार करता है, ऐसा ट्रंप का मानना है। तो हमें पता है कि हमारा पहला युग्म सही है। देखिए बगराम के बारे में एक फैक्ट आप लोग और याद रखिएगा, जो प्राचीन कपीशा है, जो एक राज्य भी रहा था और एक शहर भी है, यह बगराम के पास ही स्थित है। यहां से हम देखेंगे तो लमघान, एक जो जहां से अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ, वह स्थान भी इस बगराम के पास ही स्थित है। युग्म 2 की ओर चलते हैं, आयनी एयरबेस कजाकिस्तान। देखिए यह युग हमारा सही नहीं है। हाल ही में जो भारत सरकार ने सूचित किया कि ताजिकिस्तान में स्थित भारत का जो नियंत्रण वाला एयरबेस था आयनी एयरबेस, भारत ने उसको खाली कर दिया है। ठीक है, देखिए जब अफगानिस्तान में संघर्ष चल रहा था तो भारत ने तालिबान के विरुद्ध सहयोग प्रदान करने के जो अपने साथी थे नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है, नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है, इनको सहयोग प्रदान करने के लिए तालिबान के विरुद्ध भारत ने इस एयरबेस पर उपयोग किया था। ठीक है, इसके अलावा जब हम जानते हैं कि 2001 में अमेरिका के वापस जाने के बाद तालिबान ने जब कब्जा किया तो इसी एयरबेस के जरिए भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला। ठीक है, तो ये कजाकिस्तान के बजाय ताजिकिस्तान में स्थित है। ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे के पास यह एयरबेस स्थित है। ठीक है, भारत ने 2022 में इस एयरबेस को खाली कर दिया। माना जाता है कि जैसा कि भारत सरकार का कहना है कि भारत और ताजिकिस्तान सरकार के बीच जो पैक्ट था वो समाप्त हो गया, और वैसे भी भारत के लिए इस एयरबेस की अब जो योग्यता थी वो लगभग समाप्त हो गई है, ऐसा सरकार का मानना है। तो इस तरह कथन युग्म 2 हमारा सही नहीं है। एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा, ताजिकिस्तान में ही एक अन्य एयरबेस है फारखोर। लगभग 1998 से लेकर 2008 तक भारत ने इस एयरबेस को भी संचालित किया है। न्योमा एयरबेस भारत, सही युग्म है। ठीक है, न्योमा एयरबेस, इस देखिए इस एयरबेस को लगभग 1962 के भारत चीन वॉर के दौरान एक्टिव किया गया था। उसके ऊपर लगभग 2009 तक इसका कोई उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन हाल ही में इसको पुनः विकसित किया गया और यह पूरी तरह से संचालित है। लगभग समुद्र तल से 4200 मीटर की ऊंचाई पर यह एयरबेस स्थित है, और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच में नियंत्रण एक्चुअल जो कंट्रोल की एक रेखा है, एलएसी के नजदीक होने से यह सामरिक रूप से भी एयरबेस भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उपयुक्त युग्मों में कौन सा से सही है? सी केवल 1 और 3 हमारा सही विकल्प होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार द्वारा हाल ही में संचालित ऑपरेशन महादेव के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखिए, भारत में एक अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ठीक है, जो काफी दुखद रहा। इसमें भारत के लगभग जो 26 नागरिक थे उनकी मौत हुई, ठीक है, उन्हें जो आतंकियों ने मार दिया, ठीक है। इसी की प्रतिक्रिया में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 में भारत ने जारी किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें सटीक लक्षित किया, ठीक है, सटीक रूप से लक्षित किया। अगर हम बात करें ऑपरेशन महादेव की, तो यह भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त अभियान था, जिसके अंतर्गत पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है, पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान में आतंकी बुनियादी ढांचे के विरुद्ध सीमा पार हमले करना। देखिए, यह ऑपरेशन महादेव नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया, ठीक है। ऑप्शन बी, एक संयुक्त सुरक्षा अभियान के माध्यम से पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्यक्ष शामिल आतंकवादियों को खत्म करना। सही है, ऑपरेशन महादेव इसी के लिए चलाया गया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है। वर्ष 2025 में ईरान इजराइल संघर्ष में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालना, यह कार्य ऑपरेशन सिंधु के जरिए किया गया। ईरान और इजराइल का जो 2025 में संघर्ष हुआ, उसमें भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन बी, ऑपरेशन महादेव हमारा है कि भाई जो सुरक्षा बलों का एक संयुक्त सैन्य अभियान था, इसके तहत जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी थे उन्हें मार गिराया गया। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। देखिए, अब लगभग वह समय आ चुका है जब धीरे धीरे प्रीलिम्स की जो हीट है वो महसूस होने लगेगी। तो आप लोग अधिक से अधिक रिवीजन की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, और जीएस के साथ साथ सी सेट पे भी आप थोड़ा फोकस हो जाइए, क्योंकि देखिए सी सेट माना जा रहा है कि जायंट किलर। जिस चीज को हम थोड़ा समझते हैं कि जिस चीज को हम हल्के में लेते हैं वही हमारे लिए खतरनाक होती। सी सेट एक ऐसी ही एक समस्या बन चुका है। तो आप लोग जीएस के साथ साथ सी सेट पे भी ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।